मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं निशांत कुमार थ्राइव ट्यूटोरियल्स के इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में। यूनिट्स एंड मेजरमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल जेईई मेंस में और नीट में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अगर आप जेईई मेंस और नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ ध्यान से पढ़िए, क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चन आया है और इस साल भी आएगा। और ये एक स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आप डायमेंशनल एनालिसिस सीख गए, अगर आप डायमेंशंस निकालना सीख गए, अगर आप यूनिट्स के बेसिक के बारे में सीख गए तो आप स्कोर ईजिली कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं तो ये भी तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चैप्टर में यूनिट्स आएगा, हर चैप्टर में आपको डायमेंशन निकालने आएगा। ठीक है, तो उसके लिहाज से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे आपका बोर्ड हो, चाहे आपका जेईई मेंस हो, चाहे आपका नीट हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे पहला टॉपिक आता है, वो है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? इसमें वैसे तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में डायमेंशनल एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बेसिकली यूनिट्स के बारे में समझना, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में समझना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेसिक यहीं से होता है, यहीं से स्टार्ट होता है हर जगह पे, हर इंस्टीट्यूट पे। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है कि एनी क्वांटिटी which can be measured directly or indirectly are called physical quantity. Any quantity, any type of quantity that can be measured directly or indirectly is called physical quantity. इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। मान लो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएगा लेंथ, आ जाएगा मास, आ जाएगा टाइम भी हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। जिसको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजरमेंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसको अपने नोट्स में लिखें, इसको ध्यान में रखें। आगे इससे कंटिन्यू करते हैं फिजिकल क्वांटिटी में, और आगे थोड़ा सा स्पीड तेज रहेगा। ठीक है, तो अब फिजिकल क्वांटिटीज में बात करते हैं इसके टाइप्स। तो अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स के बारे में पढ़ें तो दो टाइप्स होते हैं। एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और एक होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। पहला होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसके बाद होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करें तो ये वो क्वांटिटीज़ होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं उनको कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। इसके बाद आते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ में आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ विच डिपेंड ऑन ईच अदर। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं, उनको कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे से एकदम डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, उनको कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, अब बारी बारी से हम स्टडी करते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स क्या होते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के कुछ एग्जांपल्स भी हम लेंगे।
तो इसको आप बढ़िया से नोट कर लें। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन से होते हैं? लेंथ, फिर होता है मास, टाइम, फिर होता है टेम्परेचर, उसके बाद यहाँ लिखता हूँ, बगल में लिखता हूँ टेम्परेचर, फिर होता है करंट, उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी हो सकता है, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी, और फिर आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सारे वो क्वांटिटीज हैं जिनसे आप 9th-10th में ही परिचित हो चुके हैं, ठीक है। यू आर इंट्रोड्यूस्ड टू ऑल दिस फिजिकल क्वांटिटीज इन योर लोअर क्लासेस। अब इनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि ये कैसे एक दूसरे से डिपेंड होते हैं। और आइए डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में कुछ देखते हैं, इनके एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लूँ, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में अगर मैं एग्जांपल ले लूँ वेलोसिटी के बारे में, तो वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं होता है। फंडामेंटल यही 7 क्वांटिटीज होते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये देखो, ये वेलोसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट पे और टाइम पे। डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, वेलोसिटी चेंज होगा। तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन डिस्प्लेसमेंट। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फोर्स ले लो। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मास और एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स भी चेंज होगा, वो भी बढ़ेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो डिपेंड करता है किस पे? मास पे और एक्सेलरेशन पे। ये हो जाएगा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और ये साथ के साथ एक दूसरे से एकदम इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इनका एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है, ये फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और ये डिराइव्ड क्वांटिटी हैं, ठीक है। अब आइए कुछ और आगे पढ़ते हैं हम यूनिट्स के बारे में। सो अब हम पढ़ेंगे यूनिट्स के बारे में। इसमें हम लिख सकते हैं ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड with respect to a standard magnitude. These are called units. All physical quantities are measured with respect to a standard magnitude. These are called units. तो स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। किसकी बात हो रही है? स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड की। इस स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड से क्या मीनिंग निकलता है, आइए उसको डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लो अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे लेंथ हो सकता है। लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर। तो हम बात करते हैं मीटर में, तो कितने मीटर की बात करते हैं? 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर्स, 100 मीटर्स, 500 मीटर्स, ठीक है। तो वो मीटर तो आ गया, यूनिट तो आ गया, इसमें मैग्नीट्यूड भी तो आ गया। 500 मीटर्स, 500 क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो इस तरीके से हम मीटर में मैग्नीट्यूड भी उसमें होता है, तो स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड होता है वो, ठीक है। फिर अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। सेकंड होता है, तो हम सेकंड में बोल सकते हैं कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 100 सेकंड्स, 500 सेकंड्स। वैसे तो मतलब 60 से बाद मिनट की बात करती है, लेकिन एज्यूम करो, एज्यूम करने में क्या आता है? मान लो तुम वेट कर रहे हो किसी का,
वैसे तो उम्र चल रहा है वेट करने का, ठीक है। वेट करते हो किसी का, कोई आएगी तो गुस्सा हो जाते हैं जनरली, ठीक है। वो बाबू सोना वाला चलता है ना, गुस्सा हो जाते हैं कि हाउ डेयर यू, कि मुझे तुमने इतना वेट कराया। तो वहाँ पे तुम बोलते हो सेकंड, 100 सेकंड्स वेट करा। वैसे तो वहाँ पे मिनट्स चलता है, घंटे चलते हैं, लेकिन उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो क्योंकि ये स्टैंडर्ड होता है। तो टाइम को हम बोल सकते हैं 2 सेकंड्स, 3 सेकंड्स, 5 सेकंड्स, 100 सेकंड्स, 5000 सेकंड्स। इस तरीके से वहाँ पे मैग्नीट्यूड भी आता है, तो मैग्नीट्यूड आ गया सेकंड में, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूनिट्स को लिख सकते हैं। मीटर हो सकता है, सेकंड हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है। फिर उसके अलावा और भी कुछ यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख दूँ, अगर लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर लिख दूँ। तो टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम केल्विन लेंगे, केल्विन ले सकते हैं यहाँ पे। तो टेम्परेचर होता है ना कि मतलब गर्मी हो रही है, तुमसे कोई पूछता है कि बाहर टेम्परेचर कितना है, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हो, 45 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हो, तो उसको कन्वर्ट कर सकते हो केल्विन में, ठीक है। तो केल्विन में कन्वर्ट करके तुम उसका मैग्नीट्यूड लगा करके बोलोगे। तो इस तरीके से आप यूनिट्स के बारे में और भी ज़्यादा फर्दर कुछ यूनिट्स के बारे में आप लिख सकते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ये इनके यूनिट्स हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट भी आप मेरे ख्याल से 9th क्लास में पढ़े होंगे, तो जल्दी जल्दी इसको रिवीजन कर लेते हैं। जो नहीं पढ़े होंगे वो यहाँ सीख लो। हेडिंग बनाएंगे प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट। प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो वैसे तो यूनिट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी जा सकती हैं। जैसे मीटर की बात करें हम, तो तुम सेंटीमीटर में मेज़र कर सकते हो, तुम मीटर में मेज़र कर सकते हो, लेंथ को मेज़र कर सकते हो सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में। मास को मेज़र करना हो तो ग्राम में मेज़र कर सकते हो, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, ठीक है। तो वैसे बहुत सारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप्स की यूनिट्स चलती थी, कहीं सेंटीमीटर, कहीं मीटर, कहीं किलोमीटर, कुछ इस तरीके से चलता था। तो बाद में क्या हुआ, साइंटिस्ट्स ने अलग अलग प्रकार की स्टडीज़ की और उसमें एक कॉमन बनाया गया, ठीक है। तो पहले इन अलग अलग चीज़ों को हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एक कॉमन पढ़ेंगे। प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 1 नंबर में आता है FPS। इस FPS का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इसको मतलब FPS सिस्टम लिख लो, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। तो वहाँ पे फुट किस चीज़ का यूनिट होता है? लेंथ का। पाउंड किस चीज़ का? मास का। और सेकेंड हम जानते हैं कि वो टाइम का होता है। तो FPS पहले चलता था फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, लेंथ, मास और टाइम का यूनिट्स होते हैं। दूसरा नंबर में आता है CGS। इसका फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। इसमें होता है, ये सेंटीमीटर किस चीज़ का यूनिट होता है? आप जानते हैं लेंथ का होता है, ग्राम किसका होता है? मास का होता है, और सेकेंड किसका होता है? टाइम का होता है। थर्ड नंबर में एक और बात कर लेते हैं, वो है MKS, जो इन तीनों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। MKS इन तीनों में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। MKS का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। तो मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम में ये जो मीटर होता है, दिस मीटर स्टैंड्स फॉर लेंथ। लेंथ के लिए हम मीटर यूज करते हैं। दिस किलोग्राम स्टैंड्स फॉर मास एंड दिस टाइम अगेन सेकेंड अगेन स्टैंड्स फॉर टाइम। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग प्रकार की यूनिट्स यूज़ की जा रही हैं। यहाँ पे फुट है, यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ मीटर है।
तीनों ही लेंथ के लिए यूज़ की जा रही हैं। यहाँ पे पाउंड है, यहाँ ग्राम है और यहाँ पे किलोग्राम है। ये तीनों ही मास के लिए यूज़ की जा रही है। यहाँ पे सेकंड है, सेकंड है, सेकंड है। ये तीनों सेम रहता है, चाहे आप किसी भी यूनिट के लिए किसी भी सिस्टम में यूज़ करें आप, ठीक है। ये टाइम चेंज नहीं होता है। ये कहता है अपन जो है वही रहेगा, दुनिया में कुछ भी हो जाए, दुनिया में कोरोना आए चाहे भूकंप आए तो कुछ भी आए, हम जो है वही रहेंगे, ठीक है। ये टाइम चेंज नहीं होता है, सेकंड चेंज नहीं होता है, सेकंड हर जगह पे वही रहता है। ये कुछ 3 चीज़ें हैं, इनको आप नोट कर लें, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं SI यूनिट्स के बारे में। नाउ वी विल स्टडी अबाउट SI यूनिट्स। मैंने आपको बताया कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप की यूनिट्स यूज़ होते थे, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने एक कॉमन यूनिट बनाने की कोशिश की, एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश की जिसमें कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, ठीक है, कोई भी जगह हो, उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जो हो वो सेम हो, ठीक है। इसके लिए साइंटिस्ट्स का एक संगठन बैठा था और उन्होंने SI यूनिट दिया। ये SI यूनिट जो होता है ना वो MKS सिस्टम्स पे बेस्ड होता है। SI स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, ठीक है। आप इसको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बोल सकते हैं और इंटरनेशनल वर्ड से ही क्लियर है, ठीक है। इंटरनेशनल वर्ड से ही आप समझ सकते हैं। तो आइए अब कुछ स्टडी करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ में। यहाँ पे लिखते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे नोटेशन, यहाँ SI और यहाँ CGS लिख देते हैं, ठीक है। आप MKS भी लिख सकते हो और FPS भी लिख सकते हो, मैं CGS लिखूंगा। सबसे 1 नंबर में हम लेके चलते हैं यहाँ पे मास, ये लेंथ लेते हैं, LENGTH, लेंथ। लेंथ का नोटेशन होता है कैपिटल L और इसका SI यूनिट होता है मीटर और इसका CGS क्या होता है सेंटीमीटर। सेकेंड नंबर में मास आता है। मास का नोटेशन क्या होता है कैपिटल M, स्मॉल m नहीं लिखोगे, कैपिटल M लिखोगे, ठीक है। इसका SI यूनिट क्या होता है किलोग्राम और इसका CGS यूनिट क्या होता है ग्राम। नाम से ही क्लियर है, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है। उसके बाद 3rd नंबर में मैं लिखूं टाइम के बारे में। तो टाइम का नोटेशन कैपिटल T, इसका SI यूनिट क्या होता है सेकंड। आप जानते हैं थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हमने कि ये चेंज नहीं होता है, यहाँ भी सेकंड ही होगा। 4 नंबर में टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं थीटा से, ठीक है। और इसका SI यूनिट क्या होता है, इसका SI यूनिट होता है केल्विन, यहाँ लिख देता हूँ KELVIN, और डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है, वो डिग्री सेंटीग्रेड होता है CGS में। 5th नंबर, उसके बाद हम लिखते हैं करंट के बारे में। करंट, ये करंट को नोटेशन होता है I भी हो सकता है या A भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो जाएगा, ठीक है। SI यूनिट क्या होता है, इसका करंट का SI यूनिट एम्पियर होता है, ठीक है। A से लिख डिनोट कर देते हैं उसको। और इसका CGS यूनिट क्या होता है, CGS यूनिट भी इसका एम्पियर ही होता है। 6 नंबर में करंट के बाद मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को डोनेट करते हैं CD से, कैंडेला, यहाँ लिख देते हैं कैंडेला। और इसका SI यूनिट कैंडेला ही होता है CD, और इसका CGS यूनिट मालूम नहीं है, ठीक है। क्या सर आपको CGS भी नहीं मालूम है? अरे मेरे को नहीं यार, किसी को नहीं मालूम है, CGS उसका होता ही नहीं है, ठीक है। तो
फिजिकल क्वांटिटीज में इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं किस चीज से, कैंडेला CD से, और उसका SI यूनिट कैंडेला ही होता है, उसका CGS मालूम नहीं है। फिर उसके बाद इंटेंसिटी के बाद आता है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को डिनोट करते हैं मोल से, और इसका SI यूनिट क्या होता है, मोल, और इसका CGS क्या होता है मालूम नहीं है, किसी को नहीं मालूम है, ठीक है। तो ये थे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, और उनका हमने नोटेशन देखा, SI यूनिट देखा, CGS देखा। इनमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये SI यूनिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल जब भी करने होंगे तो अगर उनके यूनिट्स लिखने होंगे तो आप SI में ही लिखिएगा, तब तक जब तक किसी दूसरे सिस्टम में लिखने के लिए कहा ना गया हो, ठीक है। इसको आप नोट कर लें। और अब इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डायमेंशनल एनालिसिस, उसको हम पढ़ते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर साल एक ना एक डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आता ही है। तो डायमेंशनल एनालिसिस में क्या पढ़ेंगे हम, डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में। क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला, या हम डायमेंशनल फार्मूला निकालना यूज़ करेंगे, सॉरी डायमेंशनल फार्मूला निकालना सीखेंगे। आपने जैसे ही आप यूनिट्स निकालना सीखे हैं ना, वैसे ही आप यहाँ डायमेंशन निकालना सीखेंगे, ठीक है। आइए एक एक करके बारी बारी से बात करते हैं। नंबर 1 में अगर हम वेलोसिटी की निकालें, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला निकालें तो वो कैसे निकलेगा। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ये उसका फार्मूला होता है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, लेंथ होता है। किस में मेजर किया जाता है, लेंथ में। और इस टाइम t लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, m, इसको हम लिख सकते हैं LT-1, इस t को ऊपर लेकर के चले जाओ, LT-1 लिख सकते हैं और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको m0 लिख देते हैं, m0 LT-1, तो ऐसे भी सही है, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों ही लिख सकते हैं आप। m के पावर 0 का मतलब क्या, 1, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा नंबर में देखते हैं अगर एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लिए, LT-1 अपॉन टाइम, इस टाइम को ऊपर लेकर के जाओ, LT-2, ठीक है, ये हो जाएगा। या आप इसको m0 LT-2 भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड नंबर में अगर हम फोर्स का देखें, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे, क्या उसका फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए m ही लिख देते हैं, उसका कोई वो डायमेंशनल फार्मूला निकलता नहीं है, m होता है कैपिटल M, इनटू एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला हमने यहाँ पर निकाला है LT-2, तो LT-2 लिख दो, तो ये क्या हो गया, MLT-2। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, MLT-2। अब आ जाओ पढ़ते हैं 4 नंबर में देखते हैं, अगर हमसे कोई प्रेशर का पूछ लिया तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, MLT-2, और एरिया का क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो L2 लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, ML, ये L2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और एक L पहले से है तो ML-1T-2, ये हो जाएगा ML-1T-2, ये हो जाएगा प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला। इसको आप नोट करें। फिफ्थ नंबर में मोमेंटम का अगर निकालें तो क्या होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, m/v, m को m रहने दो। वेलोसिटी का क्या होता है, LT-1, डायमेंशनल फार्मूला LT-1 होता है,
तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, mLT-1। ये किसका हो गया, मोमेंटम का। अगर तुम्हें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला मालूम है कि उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो तुम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हम करा देंगे, कुछ डायमेंशनल एनालिसिस हम करा देंगे। इसके बाद तुम्हें किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना होगा तो तुम उसका फॉर्मूला ढूंढो और फॉर्मूला ढूंढ करके निकाल सकते हो। ठीक है, ये बहुत इजी होता है, ट्रिकी होता है। मोमेंटम का क्या हो गया, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी की क्या लिख सकते हैं, mLT-1। अब अगर हम देखें तो मोमेंटम के बाद अब कौन सा निकाल दें हम, काइनेटिक एनर्जी का निकालो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे मास गुणे वेलोसिटी के स्क्वायर, हाफ mv²। इस हाफ को ऐसे ही छोड़ देंगे, इसका कोई रोल नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस निकालने में लिए कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता है, कांस्टेंट को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये हो गया m और यहाँ पे क्या है, v² है। तो v का क्या होता है, LT-1 और उसका स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, mL2T-2 स्क्वायर करने पर ये आ जाएगा। ठीक है, ये किसका होता है, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। और बताओ और किसका निकालें, मोमेंटम हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो अब निकालते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये एग्जाम में भी पूछा हुआ है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर आप नहीं पढ़े हैं कि ये क्या होता है, तो ग्रेविटी नाम की एक चैप्टर है 11th क्लास में फिजिक्स में, वहाँ पे इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला निकालना सीखना है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, F = G m1 m2 अपॉन r²। ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो G निकल जाएगा, G क्या हो जाएगा, F r² अपॉन m1 m2। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, mLT-2। r क्या होता है, डिस्टेंस होता है, तो उसका क्या हो गया, लेंथ में मेज़र कर सकते हैं, तो L2 लिख सकते हैं यहाँ पे। और m1 m2 का मतलब m इंटू m। यहाँ पे एक m है, यहाँ 2 m है, ये ऊपर जाएंगे तो m की पावर -2 हो जाएगा, तो m के पावर -2 हो जाएगा। यहाँ पे एक m के पावर प्लस है तो m के पावर -1 हो जाएगा। फिर उसके बाद एक l यहाँ है, 2 l यहाँ है, तो l के पावर 3 हो जाएगा और t के पावर -2 बच गया। ध्यान से देखो, इस दोनों m को ऊपर लेके जाओ तो m के पावर -1 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 2 l यहाँ पे, एक l यहाँ पे, तो l3 हो जाएगा और t-2 बचेगा तो t-2 हो जाएगा। ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ठीक है, यहाँ पे इसको अच्छे से नोट करें आप। कुछ और आगे देखते हैं। अब 8th नंबर में बात करते हैं हम, वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। अगर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की बात करें, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। गैसियस स्टेट नाम की एक चैप्टर है केमिस्ट्री में। ठीक है, वहाँ पे इसकी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे कैसे निकालेंगे ये सीख लो। इसके लिए होता है PV = nRT। ये R की हम बात कर रहे हैं, यही होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो अगर R की बात करें तो R = PV/NT। P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स एंड T मतलब टेम्परेचर। प्रेशर का थोड़ी देर पहले निकाले थे, साइड में खोपचे में फिर से एक बार निकाल लेते हैं। प्रेशर = फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स होता है mLT-2 और एरिया होता है L2। तो ये होता है mL-1T-2। प्रेशर का क्या हो जाएगा, mL-1T-2। ये हो जाएगा प्रेशर का। अब अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में होता है, तो मीटर क्यूब को L3 लिख सकते हैं हम। मीटर क्या होता है, लेंथ तो होता है, लेंथ का यूनिट होता है। N क्या होता है, मोल,
तो यहाँ पे मोल को मोल ही लिख देंगे और टेम्परेचर का क्या होता है केल्विन, केल्विन के लिए कैपिटल के लिख दो। अब इसको अरेंज कर लो, तो अरेंज करोगे तो ML2T-2 मोल -1 K-1, ये हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। कैसे निकला एक बार फिर से बताते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करें। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है, R होता है। PV = nRT आइडियल गैस इक्वेशन होता है, यहाँ से R की वैल्यू निकल जाती है। तो R अगर यहाँ से निकालना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, PV/NT नीचे आ जाएगा। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे निकाल दिए, पहले भी निकाले थे। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स कितना है, MLT-2, ये होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो L2 लिख दो। इस L2 को ऊपर लेकर के जाओगे तो ML ऊपर है, -2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो L-1 हो जाएगा, T-2 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये हो गया प्रेशर का ML-1 T-2। वॉल्यूम क्या होता है, लीटर क्यूब होता है। मीटर क्यूब को हम L3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। N क्या होता है, मोल होता है। T क्या होता है, टेम्परेचर को केल्विन लिख सकते हैं हम। इसको अरेंज करेंगे तो M रह जाएगा और ये L हो जाएगा, यहाँ +3 यहाँ -1, तो ये होगा 2 और टेम्परेचर -2 ऑलरेडी था, पर मोल पर केल्विन। इनको ऊपर लेके चले जाओगे तो ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आप वीडियो को पॉज करके जरा एक हमको प्लैंक्स कांस्टेंट का निकाल के दिखा दो। प्लैंक्स कांस्टेंट का निकाल पाओगे तो निकाल के दिखा दो। जो लोग 12th पास आउट होंगे या 12th क्लास में होंगे वो लोग स्टडी कर रहे होंगे तो वो तो निकाल लेंगे। जो 11th क्लास में नए नए बच्चे आए हैं वो नहीं निकाल पाएंगे। तो देखो कैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में डिटेल में डिस्कशन होता है। केमिस्ट्री में तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और यहाँ देखते हैं पहले प्लैंक्स कांस्टेंट को हम कैसे लिख सकते हैं। E = hc/λ होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये एनर्जी है, इसी को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। c स्पीड ऑफ लाइट, λ वेवलेंथ। तो यहाँ से h निकालना हो अगर तो हम लिख सकते हैं E × λ/c। E क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो अभी थोड़ी देर पहले काइनेटिक एनर्जी का हम लोग निकाले थे, फिर से निकाल देते हैं, 12mv²। तो एनर्जी का क्या हो गया, ML2T-2। लेमडा क्या होता है, वेव लेंथ होता है। क्या होता है, वेव लेंथ होता है। लेंथ की बात यूज़ करिए तो लेंथ के लिए क्या लिख सकते हैं, L यूज़ कर सकते हैं हम, L लिख सकते हैं। C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड का वही होगा जो वेलोसिटी का होता है। क्या होगा, LT-1। इसको ऊपर लेके जाओ, अरेंज करो तो ये हो जाएगा, देखो M बच जाएगा और एक L यहाँ है और 2 L यहाँ है, 3 L हो जाएगा और एक तो ML2 बच जाएगा। इससे ये कैंसिल भी कर सकते हो, ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा ये। और T एक -1 यहाँ है, ये ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा और T के पावर -2 है तो T के पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। ML2T-1 किसका हो गया, H का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ML2T-1 MLT-1 डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हो गया, H का हो गया। तो बच्चों ये था डायमेंशनल एनालिसिस। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया से पढ़ें, वीडियो को घुमा घुमा करके देखें। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से आप 11th में 12th में जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे वहाँ पे आपको निकालने के लिए आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। ये तो बहुत कम लिखवाए हैं अभी हम, आपको यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आ सकता है। तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीख गए हैं, कॉन्सेप्ट सीख गए हैं। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला याद होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो मैंने आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में नहीं बताया है, तो अगर हम आपसे पूछते हैं फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो आप कैसे निकालोगे। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी 1/T होता है। यहाँ पे 1/T आ गया तो 1/T को में T को ऊपर ले जाओगे तो T-1 हो गया। इतना भी लिख सकते हैं आप, या फिर
m0 l0 t माइनस 1, ये भी लिख सकते हैं यहाँ m0 l0 t माइनस 1। इस तरीके से आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल भी मैंने दे दिया कि आपको मैंने ये नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पे आ गया तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से जब आप 12th क्लास में पढ़िएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो वहाँ पे अलग अलग चीज़ें आएंगी, जैसे रेजिस्टेंस का आ सकता है, कैपेसिटेंस का आ सकता है, इंडक्टेंस का आ सकता है। 11th क्लास में स्ट्रेस स्ट्रेन का आ सकता है। तो अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूले पता हो तो फॉर्मूले के थ्रू आप डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। मैंने भी जब एग्ज़ाम दिया था तो क्वेश्चन आया था, आप भी जब एग्ज़ाम देंगे तो क्वेश्चन आएगा, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो किसी भी बैच में आप हों, कहीं भी आप स्टडी करते हो, यहाँ ये इम्पोर्टेंट है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप सीख गए हैं। बढ़िया से मन लगा करके पढ़ते रहें, आपकी सक्सेस गारंटेड है। आप भी एक अच्छी लाइफ डिज़र्व करते हैं। अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं तो यू डिज़र्व आईआईटी। अगर आप मेडिकल की प्रिपरेशन करते हैं तो यू डिज़र्व एमबीबीएस एक बढ़िया कॉलेज में। तो आप मन लगा करके बढ़िया से पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।